हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, काफ़ी वीडियोस में आपने नाम सुना है प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, रजिस्टर, वर्चुअल मेमोरी, कैच मेमोरी। ठीक है, आज हम इसको जो फाइनली आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं प्राइमरी मेमोरी से। तो सबसे पहले बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है मेनली उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो मेन मेमोरी जो कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा को होल्ड करके रखती करंट प्रोग्राम के, यानी कि रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या करती है, परमानेंट स्टोरेज नहीं करती है। जब सिस्टम हम ऑन करते हैं तो ये आइडल कंडीशन में होती है। जैसे ही हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं तो सीपीयू क्या करता है, सारा डेटा मांगता है, प्रोग्राम का डेटा, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, अदर रिसोर्सेज, प्रोसेस, सब कुछ मांगता है। तो रैम क्या करता है, वो सब सेकेंडरी मेमोरी से यानी कि हार्ड डिस्क या एसएसडी से ला करके जो है खुद में लोड करता है, देन पार्ट बाय पार्ट जो है ये सीपीयू को देता है। सीपीयू तक इसको ले जाने का काम करती है कैच। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेमोरी जो है जिस भी तरह के डेटा को वो होल्ड करके रख रही है वो सिर्फ टेम्परेरी है, यानी कि करंट प्रोग्राम का डेटा ही यहाँ रखा हुआ है। जब ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो सारा डेटा फिर से वापस सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी डेटा को स्टोर करके नहीं रखती। प्लस अगर आप साथ के साथ जैसे आप काम कर रहे हैं वो अगर लाइट्स की बंद हो जाती है, वो आपका सिस्टम अगर शट डाउन हो जाता है या लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाती है और सिस्टम शट डाउन हो जाता है, तो उस समय रैम में जो भी डेटा पड़ा होगा वो सेव नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो सारा डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशंस जो चल रही हैं उनमें अगर ये फैसिलिटी है तो आपको फिर से वहीं से जो है ऑप्शन देगी शुरुआत करने का, जहाँ पे आप जो है सिस्टम बंद हो गया था। ठीक है, लेकिन रैम के अंदर का डेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर आप सेकंड नंबर पे आती है रजिस्टर मेमोरी। ये सीपीयू के अंदर इनबिल्ट मेमोरी होती है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, R0, R1, R2, R4, R3 इस तरह के नाम से रजिस्टर्स होते हैं। इनकी मेमोरी, इनकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, मुश्किल से बिट में स्टोरेज कर सकते हैं। और हकीकत में अगर देखें तो ये जब प्रोग्राम का डेटा सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है तो सीपीयू डायरेक्टली उसको कैच मेमोरी से नहीं लेता, बल्कि उनको अपने रजिस्टर्स में अलॉट करके आपको एक एक करके जो है उस डेटा को जो है आगे बुलाता है। तो ये होता है आपका रजिस्टर मेमोरी। फिर बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी नथिंग एल्स, जब क्या होता है कि रैम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है, लोड आने लगता है और फिर भी नए टास्क आए जा रहे हो, रैम की साइज़ कम पड़ने लगती है, तो उस समय सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी, ठीक है, हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी, उसके अंदर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है कि वो थोड़ा सा स्टोरेज ले लेता है थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। लाइक सपोज जैसे कुछ 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा हार्ड डिस्क का जो थोड़ा सा स्पेस ले लिया और उसको वो एज अ रैम की तरह जो है बिहेव करवाता है, ट्रीट करता है रैम की तरह। यानी कि अब वो जो हार्ड डिस्क का थोड़ा सा जो पार्ट है वहाँ पर वो कुछ 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल रैम की तरह बिहेव करेगा। सो ये जो मेमोरी होती है ये वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। ये आपकी जो मेन मेमोरी है रैम, उसकी साइज़ को थोड़ी देर के लिए एक्सपांड करने के लिए काम में आती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कैच मेमोरी की। तो कैच मेमोरी क्या करता है, ये मेन मेमोरी में से डेटा सीपीयू को देने का काम करता है। और हकीकत में जब सीपीयू मल्टीटास्किंग करता है तो कैच क्या करता है कि जिस करंट टास्क पे सीपीयू वर्क कर रहा है उसका डेटा मेन मेमोरी में से निकाल करके वो सीपीयू को देने का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैच मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, ये तो सीपीयू के एम्बेडेड पार्ट हो गए, जबकि मेन मेमोरी इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, यानी एज ए रैम पूरा चिप अलग से लगता है। ठीक है, और वर्चुअल मेमोरी तो जैसे मैंने बता दिया ये वर्चुअल है और सेकेंडरी मेमोरी पे क्रिएट करी जाती है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी हम देख चुके हैं, मेन मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, कैच मेमोरी। तो अब सीधा मेन मेमोरी से शुरू करते हैं। मेन मेमोरी जो होती है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी यानी कि रैम और रोम इन नामों से जानते हैं। ठीक है, रैम जो होती है बिल्कुल फ्री होती है, आइडल होती है, इनबिल्ट उसका कोई प्रोग्राम नहीं होता। जबकि रोम जो होती है ये स्पेसिफिक होती है, इसके अंदर खुद के इनबिल्ट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर आते हैं, खुद का इसका प्रोसेसर होता है, इसका खुद का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। एक बार रोम में जो प्रोग्राम सेव कर दिए गए उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। रैम जो होती है एक बड़ी चिप की तरह होती है, जबकि रोम जो होती है काफ़ी स्मॉल चिप की तरह होती है। ठीक है, तो अब हम इनकी तरफ देखना शुरू करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, मेन मेमोरी की फर्स्ट चिप रैंडम एक्सेस मेमोरी ये इस तरह से दिखती है, काफ़ी बड़ी चिप है। ठीक है, इसका साइज ऑलमोस्ट इतना होता है। ठीक है, वो इतनी है विथ में होती है। इसके लिए रैम को लगाने के लिए अलग से स्लॉट होते हैं जिन्हें मेमोरी स्लॉट्स बोलते हैं। ठीक है, ये वोलेटाइल टाइप की होती है, यानी जब तक प्रोग्राम चल रहा है या जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तभी तक डेटा इसके अंदर मौजूद है। जैसे अगर सिस्टम स्विच ऑफ हो गया या प्रोसेस एग्जीक्यूट हो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो उस प्रोग्राम का सारा डेटा जो है रैम से हटा दिया जाएगा। ठीक है, प्रोसेसर जो होते हैं वो जितने भी इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है, ठीक है, वो रीड और राइट करने का काम रैम से ही करते हैं, यानी रैम से ही सारा डेटा लेते हो, रैम को ही सारा डेटा वापस देते हैं। डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो पहले मतलब हार्ड डिस्क से, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से निकल कर पहले रैम में स्टोर होंगे, देन उसके बाद में ये सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं। रैम भी दो वापस कैटेगरी में बटी हुई है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें से स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो ये एग्जीक्यूशन होने के पहले ही
जो भी रिक्वायर्ड डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम है, उन सबको अपने अंदर लोड करके उनको मेमोरी एलोकेट कर देती है एंड देन सीपीयू को 1 बाय 1 जो है वो प्रोसेस पार्ट्स भेजती है एग्जीक्यूशन के लिए। प्लस ये उसी प्रोसेस का जो आउटपुट डेटा सीपीयू से आएगा उसको स्टोर करके रखने के लिए पहले से ही मेमोरी एलोकेट कर देती है, इसलिए इसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, एसरैम जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। सेकंड आती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये देखिए, ये कुछ स्टैटिक जैसी होती है, पर रन टाइम पे अगर सीपीयू को ज़्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ी या उसने कोई ऐसा प्रोग्राम कोई ऐसा डेटा मांग लिया जो रैम ने पहले जो है लोड नहीं किया था, तो रन टाइम पे वो जो है हार्ड डिस्क से वो सारा डेटा लेगी और अपने अंदर लोड करेगी और सीपीयू को प्रोवाइड कराएगी, इसलिए इसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका जो है रैम का टाइप है। रैम एक नथिंग एल्स, इट्स अ चिप जिसके ऊपर काफ़ी सारे जो है आपको ब्लैक दिख रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स है जिसके अंदर करोड़ों की तादाद में जो है ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं और ये हर एक ट्रांजिस्टर जो है अपने अंदर डेटा होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये पुराने टाइम की रैम हम बोल सकते हैं। पुराने टाइम की मतलब कि अभी भी ये चलती है नो डाउट, लेकिन अब जो है एक्चुअली कैस्केडेड आने लग गई है। ठीक है, ये वाली मोस्ट ऑफ आपको गेमिंग पीसीज में देखने को मिलेगी। ये इंटरनल ये भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, पर इसको सिक्योर रखने के लिए इसको कवर अप कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक और रैंडम भी मैं आपको बता चुका हूँ, डायनेमिक भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी की। पहले देख लेते हैं उस चिप को। ये बिल्कुल इस तरह से दिखती है और ये एक और ये देखिए। ठीक है, ये भी रोम है और ये भी रोम है। ये फिर भी काफ़ी बड़ा जूम करके फोटो लिया है। ठीक है, रोम जो होती है एक रुपये का जो कॉइन होता है ना, उस कॉइन से भी छोटी होती है रोम। ठीक है, वो ये मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती है। अब ये करती क्या है एक्चुअली में, अगर हम हकीकत में बात करें तो रोम जो होता है वो पहला इकलौता ऐसा चिप होता है जो सिस्टम को जो फ्रेश सिस्टम बना है उसको सबसे पहले कौन चालू करता है, वो रोम चालू करता है। जब आपके सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है, तो आपका सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है फर्स्ट टाइम? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए भी तो सिस्टम को स्टार्ट करना होगा ना। फिर आप बोलोगे नहीं सर डोज तो पहले से आता है। डोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी तो एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर सिस्टम चल कैसे जाता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो यहाँ पे काम आती है रोम। रोम के अंदर इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, खुद के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर इनबिल्ट स्टोर होते हैं। इसका खुद का एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसका खुद का पूरा कंप्लीट, ये एक छोटे से सीपीयू की तरह ही है बिल्कुल कंप्लीट, जिसके पास उसका खुद का मेमोरी, कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है, और उसका खुद का बैटरी बैकअप भी होता है। तो रोम के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सिस्टम को वेकअप करने के लिए। जब भी हम सिस्टम ऑन करते हैं हर बार, तो पहले सिस्टम वेक होता है, तो सबसे पहले रोम वोकअप हो जाती है, मतलब रोम जो सबसे पहले वो एक्टिव होती है, फिर अपने प्रोग्राम रिलीज करती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई सबसे पहले बायोस को एक्टिव करो। बायोस एक बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस फैसिलिटी है। ठीक है, ये आपको सिस्टम में देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद में हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के मेन मेमोरी में लोड करती है। एंड देन जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, उसके बाद रोम जो है पूरे सिस्टम का कंट्रोल रैम को दे देती है। ठीक है, तो रोम जो है वो इनबिल्ट फैसिलिटी के लिए काम में आती है। ठीक है, ये कौन कौन से काम करती है? जैसे कि बूट प्रोग्राम। हर बार सिस्टम जब ऑन होता है तो बूट प्रोग्राम एक्टिवेटेड होता है, इसीलिए जब सिस्टम ऑन होता है तो हमको मल्टीपल विंडोज दिखती है जिसपे अलग अलग ऑप्शन हमें दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सब रोम के थ्रू हमें फैसिलिटी होती है कि आप डायरेक्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाना चाहेंगे या फिर आप जो है बेसिक प्रोग्रामिंग की तरफ जाकर के देखना चाहेंगे या सिस्टम को हैंडल करना चाहेंगे, ये हमें फैसिलिटी मिलती है। ये एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर क्यों? क्योंकि इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक एम्बेडेड डिवाइस की तरह वर्क करता है। ठीक है, और जो अगर हम बात करें जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के टाइम पे जो है इनबिल्ट करी जाती है सिस्टम के अंदर, वो भी रोम में ही डाली जाती है। ठीक है, तो ये जितना भी जो कंटेंट है जो रोम के अंदर है, ये सिस्टम जब ऑन होता है फर्स्ट टाइम, तब हर बार रोम जो है पूरा खुद को बूट करती है, सिस्टम को बूट करती है और अपने सारे सॉफ्टवेयर को रन करती है। ठीक है, तो रोम भी यहाँ पर दो टाइप की होती है, प्रोग्रामेबल रोम एंड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम जो होती है उसके अंदर एक बार जो प्रोग्राम आपने अनेबल कर दिया, ठीक है, उसे आप वापस इरेज नहीं करते, बस खाली आप उसके अंदर प्रोग्राम एक बार स्टोर कर दिया, आप उसको हटा नहीं सकते। तो जो भी प्रोग्राम आपने स्टोर किए हैं रोम में, हर बार वही प्रोग्राम जो है रोम के अंदर चलेंगे। ठीक है, जबकि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है कि इसके अंदर आप जितनी बार चाहें रोम को जो है इरेज कर सकते हो, हर बार उसे फिर से फ्रेशली जो है आप उसे प्रोग्राम कर सकते हैं, इसलिए इसको ईपी रोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इस चिप की तरह दिखती है। ठीक है, यही जो है आपकी रोम है। ये काफ़ी जूम इन करके फोटो लिया है। ये काफ़ी छोटी होती है, एक कॉइन जितनी। ठीक है, और इस तरह से देखिए इसका एक डायसेक्शन आपको दिखा रहा है जिसके अंदर आपको इसका माइक्रो प्रोसेसर दिख रहा होगा। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल और इरेजेबल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी की। रजिस्टर जो होते हैं सीपीयू का पार्ट होता है। सीपीयू के अंदर बहुत ही माइनर मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं जो करंट टाइम पे सीपीयू जिस प्रोसेस पे टास्क परफॉर्म कर रहा है उसी टास्क का जो है डेटा ये रजिस्टर्स होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, ये जो है एक्चुअली में अगर हम बात करें प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में ट्रांजिट स्टोरेज की तरह वर्क करते हैं। यानी कि ये देखिए एक तो कैच मेमोरी और एक रजिस्टर मेमोरी, ये कुछ भी होल्ड करके नहीं रखेंगे अपने अंदर, ये बस खाली मेन मेमोरी से बस डेटा को लेकर के जा रहे हैं आगे।
ठीक है। सपोज जैसे एक प्रोग्राम है, उसके अंदर 4 इंस्ट्रक्शन है, सीपीयू ने वो डेटा मांगा तो रैम ने क्या किया, वो डेटा जो है हार्ड डिस्क से लेकर के अपने अंदर स्टोर कर दिया चारों इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है। अब सीपीयू क्या कर रहा है, मल्टीटास्किंग कर रहा है, तो रैम ने 5-6 अलग अलग प्रोग्राम्स के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस एक साथ ले रखे हैं। फिर सीपीयू जब करंट टास्क पे आया, उसने कहा ठीक है भाई, इस करंट टास्क के जो है इंस्ट्रक्शंस मुझे फॉरवर्ड करो। तो अब रैम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने 5-6 अलग अलग प्रोसेस एक साथ ले रखे हैं। तो वो क्या करता है, पहले उस टास्क पे जाएगा, फिर उसके इंस्ट्रक्शंस के जो उसने पार्ट्स किए हैं उनको फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे काम आती है कैच। कैच क्या करती है, इसकी स्पीड होती है सुपर फास्ट। तो ये सीधा रैम के पास जाकर के डायरेक्ट उसी जगह जहाँ वो इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं, वहाँ से उन इंस्ट्रक्शंस को लेती है एंड देन सीधा फॉरवर्ड करती है सीपीयू को। लेकिन इंस्ट्रक्शन पूरा एक बार में नहीं जा पाता, इस इंस्ट्रक्शन के भी तो सब पार्ट होते हैं। तो ये सब पार्ट जो होते हैं ये किसके थ्रू होकर के जाते हैं, रजिस्टर के थ्रू। ठीक है। तो रजिस्टर एक्चुअली क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को सब पार्ट्स में तोड़ के सीपीयू को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एक तो कैच मेमोरी और एक आपके रजिस्टर, ये ट्रांजिट स्टोरेज है, पर ये अपने अंदर होल्ड करके नहीं रखते, बस खाली डेटा इनके अंदर से होकर के जाता है और ये उसी डेटा को अलाउ करते हैं जिसकी फाइनल एक्चुअल अभी 8% रिक्वायर्ड सीपीयू को है। अगले सेकंड भी रिक्वायरमेंट अगर होगी तो उसको अभी होल्ड करके नहीं रखेगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेमोरी होती है, वो साइज वाइज सबसे छोटी होती है। कॉस्टली क्यों, छोटे छोटे रजिस्टर है, कॉस्टली कैसे पड़ रहे हैं, सीपीयू को डिज़ाइन करना सबसे ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। अगर सीपीयू के अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ाने पड़ जाए तो उससे सीपीयू की कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाती है, इसीलिए इसको कॉस्टलीस्ट जो है मेमोरी बोला जाता है। ये देखिए, ये एक डायग्राम है, ये देखिए 4 जो है रजिस्टर है, R0, R1, R2, R3, और ये है मेमोरी। ये देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3 जो रजिस्टर बने हुए हैं, मतलब इनको पेजिंग बोलते हैं एक्चुअली। ये पेजेस इन रजिस्टर्स के अंदर जाएंगे, वहाँ से जो है सीपीयू इनको एग्जीक्यूट करता है। तो ये तो स्कीमेटिक डायग्राम है। अब मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ ओरिजिनल रजिस्टर्स। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे से जो डिवाइसेस लगे हैं, व्हाट आर दीज आर रजिस्टर्स। ये देखिए एक्यूमुलेटर, ये देखिए प्रोग्राम काउंटर, ये देखिए टी नोट, ये देखिए बस काउंटर। ठीक है, इस तरह से ये देखिए इन सब रजिस्टर्स के देखिए सीक्वेंस नंबर लिखे हुए हैं। इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बिट जितना डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स देखिए आप। ठीक है, और ये देखिए एक्चुअली में ये तो फिर भी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। ठीक है, ये देखिए लेटेस्ट, ये दिख रहा है, ये रजिस्टर्स है, या R2 रजिस्टर, या R4 रजिस्टर, या R22 रजिस्टर, या R16 रजिस्टर, या R14 रजिस्टर। ये जो छोटी छोटी डिवाइसेज है ना, व्हाट आर दीज आर ट्रांजिस्टर्स। ये एक्चुअली में ट्रांजिस्टर डिवाइस है। ट्रांजिस्टर्स अपने अंदर एक एक बिट स्टोर करके रख सकता है। तो सिंगल ट्रांजिस्टर्स या फिर कुछ ट्रांजिस्टर्स को मिला करके एक छोटा सा रजिस्टर बना दिया जाता है जो बिट जितना डेटा स्टोर करके रख सकता है। और ये देखिए, ये सब ट्रांजिस्टर्स ही ट्रांजिस्टर्स है। ये सारे ट्रांजिस्टर्स सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होते हैं। ये फोटो बहुत ही ज़्यादा जूम इन करके लिया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये लाइंस दिख रही है, ये लाइंस जो है ये डेटा और ये चैनल बस है, ये कम्युनिकेशन बसेस है, कंट्रोल और सिस्टम बस है, जो कि इन रजिस्टर्स के बीच में और सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफर करती है। ठीक है, कैच मेमोरी जो होता है प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होता है, जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर जब मल्टीपल टास्क होते हैं तो कैच मेमोरी क्या करता है, ये इंडिविजुअल टास्क की इन्फॉर्मेशन लेकर के डायरेक्ट सीपीयू को देता है। तो इसकी स्पीड रैम से भी जाता है। और हकीकत में अगर देखें तो सीपीयू पहले रजिस्टर से डेटा मांगता है, रजिस्टर कैच से मांगते हैं, और कैच जो है वो मेन मेमोरी से डेटा मांगता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट जो है मेमोरी है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 2 KB से लेकर के 64 KB के बीच में इसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन ये ट्रांजिट मेमोरी इसलिए सफिशिएंट है क्योंकि इसको कुछ परमानेंट होल्ड करना नहीं है, खाली ट्रांजिट करवाना अपने अंदर से। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इस मेमोरी की साइज जो होती है काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है मेन मेमोरी के मुकाबले में, लेकिन इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है मेन मेमोरी के मुकाबले में। ठीक है, लेकिन रजिस्टर्स के मुकाबले में कम होती है। क्यों? देखिए, पहली चीज़ तो एक, आप जितना मिनिएचर लेवल पे जाएंगे, इन चीज़ों को जितना छोटा करेंगे उतनी उनकी प्राइस बढ़ती है, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है। प्लस वो इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल को, जिनको हम डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं, हम बोलते हैं ना डेटा सिस्टम में फ्लो हो रहा है 0-1 की फॉर्म में, वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं। इतनी माइनर डिवाइस, सोचो आप, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को लगातार अपने अंदर ट्रांजिट करने देती है, तो उसको कितना पावरफुल और कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया होगा, तो उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसलिए ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है कैच मेमोरी। ठीक है, ये देखिए, ये सीपीयू प्राइमरी मेमोरी के बीच में एस्टेब्लिश होता है। ओके, अब बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी की। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ये आपके रैम का एक एक्सपांशन मेथड है। जब मेन मेमोरी जो यानी कि जो हमारी रैम है, अगर उसमें मल्टीपल टास्क का लोड आने लग जाता है और उसमें स्टोरेज की कमी पड़ने लगती है, तो थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, हार्ड डिस्क पर से जो है, या फिर जो अगर आपके हार्ड डिस्क की जगह SSD लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि वो सेकेंडरी स्टोरेज जो मदरबोर्ड पे अटैच्ड है, यूनिक CD, DVD, पेन ड्राइव वगैरह ये नहीं,
हार्ड डिस्क या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये जो आपके अटैच है सिस्टम पे, उसमें से थोड़ा सा स्पेस ये थोड़ी देर के लिए लेते हैं। सपोज जैसे 10-15 मिनट, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ एक कपल ऑफ सेकेंड्स के लिए लेते हैं। ठीक है, अब उस स्पेस को क्या करते हैं, उसको बिल्कुल रैम की तरह ट्रीट करते हैं, वोलेटाइल स्पेस। यानी कि अब रैम पे जब डेटा कम पड़ रहा है तो उसको उस वर्चुअल मेमोरी पे फॉरवर्ड करेंगे एंड वो वहीं से एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये इकलौता ऐसा तरीका है जिस तरीके से हार्ड डिस्क फाइनली कुछ एग्जीक्यूट करती है, लेकिन ये वर्चुअल मेमोरी एलोकेट करने का तरीका, उस पर डेटा एलोकेट करने का तरीका, उसको वापस टर्मिनेट करने का तरीका, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होता है। हार्ड डिस्क अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये होता है हमारा वर्चुअल स्टोरेज। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी का मैंने आपको कोई डायग्राम नहीं दिखाया, उसका रीज़न ये, वर्चुअल मेमोरी एक कंसेप्ट है, ये कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है कि मैं आपको इसका डायग्राम दिखा दूं। लेकिन हाँ, वर्चुअल मेमोरी के ऊपर हम बहुत जल्दी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको वर्चुअल मेमोरी डिटेल में डिमांड पेजिंग जो टेक्निक है उसके थ्रू देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ इस वाले वीडियो में मैंने खाली आपको प्राइमरी मेमोरी के चारों जो सेगमेंट है वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी है और ये 4 हिस्सों में जो है, रजिस्टर, कैच और मेन मेमोरी और रोम, यानी कि रैम और रोम, इनके थ्रू जो है कंप्यूटर जो है अपनी कंप्यूटिंग एक्चुअली में प्रोसेस करता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी या कोई सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक, उनके नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।